है आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम एट 4 में। क्राइम एट 4 में आज बहुत सारी अहम खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अहम खबरों के बारे में पहले बता देता हूं, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ और इसके सूत्रधार दो बड़े चेहरों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आज उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, आखिरी 1 घंटा अब बचा हुआ है, लेकिन इसके समीकरण क्या है वो भी आपके सामने होगा। मंत्री जी की कुर्सी कार्यकर्ता ने खींच ली और फिर क्या हुआ डिटेल में वीडियो में देखिएगा। और अगर रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही होती है तो क्या होता है अंजाम, मैक्सिको से आई ये खबर जरूर देखिएगा, सावधान करने वाली है। लेकिन पहले नेपाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर केपी ओली के इस्तीफे के बाद वहां की सरकार गिर गई है और यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि गिर गई है। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के सामने आ जाने की भी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर युवाओं के उतरने से हुआ। लेकिन इन युवाओं को रास्ता दिखाया वहां के दो पॉपुलर लीडर बालेन्द्र शाह और सुदन गुरुंग ने। नेपाल की जेनजी क्रांति के पीछे दो यूथ लीडर्स हैं, बालेन्द्र शाह और सुदन गुरुंग यूथ लीडर्स। पेशे से इंजीनियर और काठमांडू के मेयर हैं बालेन ने विदेश से पढ़ाई की और फिर राजनीति में आए। बालेन जन सरोकार के मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं। यूथ कर रहा है बालेन से नेतृत्व संभालने की मांग। और सुदन गुरुंग नेपाल का दूसरा बड़ा यूथ चेहरा है, सामाजिक संगठन हामी नेपाल के संस्थापक हैं। सुदन के आंदोलन बढ़ाने, यूथ को इससे जोड़ने में अहम रणनीतिक भूमिका रही है। आंदोलन में यूथ को प्लेटफॉर्म देने का सुदन ने काम किया, या फिर इसकी कहानी कुछ और भी है। बहुत जल्दी से ये समझ लीजिए, युवाओं में काफी लंबे समय से असंतोष था। पहले माओवादी आंदोलन से परेशानी थी, राजतंत्र की समाप्ति से युवाओं को उम्मीद बंधी थी, युवाओं में भ्रष्टाचार खत्म होने की आस जगी थी, नई राजनीतिक संस्कृति जागृत होने की आशा भी थी। लेकिन बदलाव की जगह हालात बिगड़ते चले गए। राजशाही खत्म होने के बाद कोई भी सरकार 5 साल पूरे न कर पाई। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई और देखते ही देखते नेपाल में अराजकता की स्थिति बन गई और नेपाल की आर्थिक स्थिति भी खत्म होती चली गई। युवाओं का लगातार विदेश की तरफ पलायन होता रहा और धीरे धीरे युवाओं का गुस्सा बढ़ता चला गया। महंगाई और बेरोजगारी से युवाओं में बेचैनी और बढ़ी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध आंदोलन की वजह बन गया। और अब आपको भारत की सीमा के करीब नेपाल के बीरगंज शहर का हमने जवाब दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत के कार्यक्रम धर्म संकट में पहले विवेक श्रीवास्तव ने जो बात कही उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है और कहा है कि कल की धाम का निर्माण उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभु कृपा से हो रहा है। विवेक जी, 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है और इस तरह के घोर असत्य और अफवाह फैलाने का दुष्कर्म न करें। कानून की दृष्टि में मानहानि का विषय भी बनता है। अविलंब क्षमा याचना करें, अन्यथा अदालत में हाजिर होने के लिए तैयार रहें। ये उन्होंने लिखा है और उसके बाद उन्होंने अविलंब क्षमा याचना के लिए विवेक श्रीवास्तव को संबोधित किया है और कहा है इसमें आपको फौरन माफी मांगना चाहिए। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ धर्म संकट कार्यक्रम के दौरान विवेक श्रीवास्तव ने ये बात कही थी। विवेक श्रीवास्तव का वो बयान जो उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर दिया था, धर्म संकट के दौरान उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर कई गंभीर बातें कही थी। पहले सुनिए। आप सबके पास है, अपनी बात कहिए। बिल्कुल, आप 2 मिनट प्लीज मर्यादा रखिएगा। हाँ, जी देखिए, क्या है कि महाराज जी से लोग डरते बहुत हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे पर्चा दिखवाने, शायद वहां घूम आए। उसके बाद एक साहब ने संबल से बुलाया। मैंने महाराज जी को पिछली बार बताया था, जो संबल में मंदिर बन रहा है, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां पहुंच गए, वहां भी मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया। लेकिन महाराज आप सब बात कह ही रहे हो जी, तो नाम क्यों नहीं लेना चाहूंगा? नहीं, नाम थोड़ा रिसर्च, सब कुछ कह रहे हो। गोल मत घुमाइए, अब नाम लीजिए। बहुत देर में आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब को डिस्प्यूटेड जमीन चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने बोला जब मैं हूं तो क्या डिस्प्यूट, क्या अनडिस्प्यूट, और पहुंच गए और मंदिर भी इनॉग्रेट हुआ, समर्थन भी हुआ। आप सुनते जाइए। लेकिन जब महाराज जी पहुंचते हैं और लोगों के साथ पहुंचते हैं और एक मांग के साथ पहुंचते हैं, आप मांग को मानिए ना मानिए, आप मिल सकते थे, सम्मान दे सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, जो अपने को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहता है। आज ये इस देश की स्थिति है। ये रोजगार की बात कर रहे थे, पहले इशारों में कह रहे थे, बीच में रिसर्च का नाम भी लिया और फिर आखिरकार जब ये कहा गया कि आप सीधे नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, घुमा क्यों रहे हैं बात को,
तब उन्होंने नाम लेकर और 3 बार नाम लेकर ये बताने की कोशिश की कि वो जो बात कह रहे हैं उससे वो कन्विंस्ड हैं और वो खम ठोक कर ये बात कह सकते हैं। और यहाँ जब वो ये बात उन्होंने कही, उसके बाद कल की पीठाधीश्वर ने जो ट्वीट किया है वो मैंने आपको बताया ही। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि कल की धाम तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभु कृपा से हो रहा है और 18 साल के लंबे इंतजार के बाद ये घड़ी आई है। आप असत्य और अफवाह फैला रहे हैं, ये दुष्कर्म मत कीजिए, कानून की दृष्टि में भी ये मानहानि का विषय है। तुरंत माफी मांगिए, नहीं तो फिर अदालत में हाजिर होने के लिए तैयार रहिए, ये बात कही गई है। तो जाहिर है ये मामला बहुत आगे बढ़ रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसको लेकर अदालती कार्रवाई कार्रवाई की बात कही है, लेकिन क्या विवेक श्रीवास्तव अपने बयान पर कायम हैं? उन्होंने जो बात धर्म संकट में कही थी, क्या वो उस पर कायम है या उनको लगता है कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकला है जो असल में जिसको लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए? ये अब जाहिर है हर कोई इंतजार कर रहा है कि विवेक श्रीवास्तव का रुख इस बारे में क्या होगा। लेकिन वामपंथियों को यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक तगड़ी चेतावनी दे दी है और ये आपके सामने है। यहाँ विवेक श्रीवास्तव ने ये बात हाल ही में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के साथ मंच पर मौजूद रहने के दौरान कही थी। उनका कहना यह था कि जब यहाँ पर कल की धाम के संदर्भ में बात आगे बढ़ी तो प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे और यहाँ कई चीजें ऐसी थी जहां शायद कोई डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को भी इग्नोर कर दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री भी स्कीम ऑफ थिंग्स में दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब इसी बात को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ये तो असल में उनकी तरफ से फैलाए जाने वाला एक असत्य है और अगर वो उन्होंने तुरंत माफी नहीं मांगी तो इसको लेकर वो अदालत जाएंगे। और आगे आपको दिखाऊंगा जम्मू कश्मीर में सेना को कैसे मिली बड़ी कामयाबी। उससे पहले देखिए पटना साहिब गुरुद्वारे को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी। मंत्री हिमाचल के बाद अब पंजाब का हाल बाढ़ और बारिश के बाद कैसा है वो एरियल सर्वे कर रहे हैं। एरियल सर्वे के दौरान की तस्वीरें इस समय हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले हिमाचल का हाल उन्होंने देखा, उसके बाद वो पंजाब में देख रहे हैं कि इस बार बाढ़ ने वहां किन किन जगहों को ज्यादा प्रभावित किया है। बाढ़ से प्रभावित आपदा के मामले में आप जानते हैं राज्यों को केंद्र की तरफ से भी मदद मिलती है और ऐसे मौकों पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के साथ केंद्र के पूरे मजबूती के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में उन जगहों का हाल ले रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिमाचल की भी स्थिति का आकलन हवाई सर्वे के दौरान किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर। कुलगाम में सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुदर जंगल में आतंकियों के ठिकाने पर भंडाफोड़ हुआ है। आतंकियों के खिलाफ अभियान में यह ठिकाना मिला है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यहां से बरामद हुए हैं। यहां आप इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जंगल के अंदर ठिके आई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान यूनियन आज बिजली से संबंधित अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठा है। शक्ति भवन के सामने देखिए ट्रैक्टर रैली भी निकाली जा रही है। एक एक करके ट्रैक्टर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट का ये प्रोटेस्ट है। इनका कहना है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दी जा रही, कटौती बहुत हो रही है, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक रोड को जो शक्ति भवन के बराबर का है पूरा बंद कर दिया गया है। वहां पर ये धरना शुरू हुआ है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, किसान भी इसमें शामिल हैं। देखिए ये भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं और जो ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्या चल रहा है? हम बिजली के लिए आ चुके हैं और बिजली के लिए हम लोग आए। हमारे बिजली सिंचाई के लिए बिजली मिल नहीं रही है। अच्छा 12 घंटे बिजली बोले हैं, 12 घंटे मिल नहीं रही है। 8 घंटे बिजली आती है, 8 घंटे में 1 घंटे बिजली चलेगी, उसके बाद कट जाएगी, 2 घंटे बिजली गायब है। और हिमाचल के कुल्लू में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है और इस बार ये खतरनाक लैंडस्लाइड घर तक पहुंच गया। ताजा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हैं।
बने सभी कमरों को जमींदोज किया गया। यूपी के हाथरस में चल रहे दाऊजी मेले में श्री दाऊजी मेले में उस समय बवाल मच गया जब फ्री में झूलने के लिए 3 महिलाएं वहां पर तैनात महिला बाउंसर से भिड़ गईं। श्री दाऊजी महाराज मेले में झूले पर महिला बाउंसर तैनात थी। इस दौरान उसने 3 महिलाओं को जब फ्री में झूलने से रोका तो वहां मारपीट शुरू हो गई और इसके बाद वहां हंगामा मच गया। कुछ देर बाद वहां .com में एक व्यक्ति जिसने अपने आप को मनीष बताया था, उसने इससे शादी का प्रस्ताव रखा। इनसे बातचीत के उपरांत इन्होंने विवाह किया। विवाह के उपरांत यह पता चला कि यह मनीष न होकर मोनिश है और पीड़िता के द्वारा थाने में तहरीर दी गई जिसमें अपराध पंजीकृत किया गया और मोनिश को गिरफ्तार किया गया। उसे शुरू में यह नहीं पता था कि यह दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है और उसे खाने पीने में ज़बरदस्ती कराई जाती थी चिकन और मांस खाने के लिए, जिसमें उस महिला ने अपोज किया। धीरे धीरे उसे यह पता चला कि यह दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है। इस आधार पर उसने आपत्ति की और थाने में एप्लीकेशन दिया। और अब आपको बहुत जल्दी से बताता हूं कि ये पूरी साजिश थी क्या। मोनीश नाम है उसका जिसने इस साजिश को अंजाम दिया। उसकी कट्टर साजिश यहां नजर आती है। पहले मोनीश ने मनीष नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई और इस प्रोफाइल के जरिए मोनीश ने एक हिंदू लड़की को फंसाया और उससे शादी कर ली। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद मोनीश का ये खेल कट्टरता वाला शुरू हो गया। मोनीश शादी के कुछ टाइम बाद ही लड़की से दहेज की डिमांड करने लगा। इस दौरान उसने कार, जेवर, पैसे मांगे। इतना ही नहीं, आरोपी लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा, जिसके लिए वो मारपीट, गाली गलौज भी करता था। मोनीश पर कट्टर सनक इस कदर हावी हुई कि वो जबरन मीट खिलाने की कोशिशें भी करने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि लड़की शाकाहारी है। और यूपी के बरेली में सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी गई। इस हत्या का एक वीडियो सामने आया है। मरने वाली की पहचान अब्दुल हामिद के रूप में हुई है, जो रेत और बजरी ढोने का काम करता था। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी शाहरोज से बीड़ी को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद शाहरोज ने फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें हामिद गाड़ी के पास खड़ा दिखाई दे रहा है और कुछ देर में वहां पर शाहरोज आता है, हामिद पर हमला कर देता है। हालांकि हत्या के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज का हाल दिखाता हूं, जहां बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के पानी ने अब रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया है। गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर तक 84 मीटर के आसपास पहुंच गया है। पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो आज शाम तक खतरे के निशान को नदियां पार कर सकती हैं। कछार इलाके में घरों और दुकानों की एक मंजिल तक पानी में डूब चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग बाढ़ शिविर में रह रहे हैं। जलस्तर बढ़ने के साथ बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। बघाड़ा, सलोरी, बेली, राजापुर, नेवादा मोहल्लों में कछारी इलाकों में ऊपर तक पानी आ गया है और 1 दर्जन से ज्यादा बस्तियां प्रभावित हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते अब रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का पानी अब एक बार फिर से पहुंचने लगा है। इस साल 5वीं बार बाढ़ ने दस्तक दी है, जिसके चलते अब रिहायशी इलाकों में बाढ़ का जो संकट है वो मंडराने लगा है। लेकिन जिला प्रशासन भी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। तमाम जो बाढ़ चौकियां बनाई गई थी उनको फिर से एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ ही जो बाढ़ शिविर केंद्र थे उनको भी एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है।